नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो दिल क्या कह रहा है और आज हमारे साथ हैं हमेशा की तरह गुलशन नागपाल जी। आज का क्वेश्चन सबसे जुड़ा हुआ है ओवर थिंकिंग। हम सोच सोच के थक जाते हैं, रात को नींद भी नहीं आती है और हमारा मन भी शांत नहीं रहता। इसका रीज़न क्या है? देखिए, सोचना तो मनुष्य का प्रिविलेज है। कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस सोचने के कारण ही मनुष्य ने अपने आदि मानव से लेकर आधुनिक मनुष्य की एक लंबी यात्रा तय की है, इस सोचने के कारण। और मनुष्य प्रति पल इस सोचने के कारण ही अपने आप को अपग्रेड और प्रमोट करता है। ये प्रिविलेज है। ये प्रिविलेज किसी भैंस या गधे को तो नहीं दिया नेचर ने। व्यक्ति सोच सकता है, मनुष्य सोच सकता है। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि, और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि कुछ भी जो मनुष्य के पास आए, यदि वो आवश्यकता से अधिक है तो वो घातक है, उपयोगी नहीं है। भले ही वो प्रेम हो, धन हो, घृणा हो और सोचना भी हो, तो एक सीमा तक सोच उपयोगी है। थिंकिंग एक प्रिविलेज है, लेकिन वो अगर एक सीमा के बाद सोचते रहते हैं तो वो घातक सिद्ध हो सकती है व्यक्ति के लिए। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि ओवर थिंकिंग इतनी घातक हो सकती है कि इसे मैं अगर साइलेंट डिसीज कहूँ या साइलेंट किलर कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हैरानी की बात यह है, ओवर थिंकिंग वाले लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और समझदार होते भी हैं, लेकिन एक सीमा तक ओवर थिंकिंग बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। हर चीज एक लिमिट में जिस तरह से उपयोगी है, थिंकिंग भी एक लिमिट तक अच्छी है, उसके बाद ये घातक है। ओवर थिंकिंग आप बोल रहे हो घातक है, और मैंने भी सुना है कि आप जो सोचोगे आप वही बनोगे या आपके साथ वही होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं वो विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि आप कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग को इस सेंस में लिया जाता है भय, फियर, एंजाइटी। उस बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं। ओवर थिंकिंग एक नेगेटिव वर्ड है। सबकॉन्शियस माइंड का जो क्वेश्चन है वो विजुअलाइजेशन एक पॉजिटिव वर्ड है। आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं कि मैं कल इलेक्शन जीत जाऊं, मैं फलां पद पर पहुंच जाऊं, या मैं इस एक बड़ी गाड़ी ले आऊं, बड़ा घर बना लूं। ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, एक विज्ञान है। आप सोचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई इस पे, द सीक्रेट एक बुक आई है, इस पे लिखी है कि जो आप सोचते हैं वो होता है। क्योंकि जब आप सोचते हैं तो जो कुछ इस एग्जिस्टेंस में इनविजिबल स्ट्रेंथ है वो काम करती है, वो आपको सपोर्ट करती हैं, आप जो पॉजिटिव सोच रहे हैं। इसलिए आप कहते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप निगेटिव, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते थे कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, हो गया, तो इसलिए आप पॉजिटिव सोचिए ताकि वो स्ट्रेंथ जो है, पूरा एग्जिस्टेंस आपको सपोर्ट करे और आप होंगे जो आप सोचते हैं। सो वही है, ओवर थिंकिंग इज बैड एंड नेगेटिव थिंकिंग, बेसिकली मोस्टली ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग। ओवर थिंकिंग वर्ड ही नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप गाड़ी ले लोगे, घर ले लोगे, तो आप उसको ओवर थिंक नहीं करोगे। ये आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन कि मेरा घर ऐसा होगा या मेरे पास ये गाड़ी होगी, फिर आप एक्शंस लेंगे ना उस पे। आप सिर्फ सोचेंगे नहीं कि गाड़ी के लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, सिर्फ सोचने से एग्जीक्यूट करेंगे आप अपनी सोच को। करेक्ट। सो सर, जैसे कि आपने बोला ओवर थिंकिंग इज ए नेगेटिव टर्म, तो आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो लोगों को सुन के लगे कि हाँ, इट इज एक्चुअली नेगेटिव और हमें ओवर थिंक नहीं करना चाहिए? स्टोरी नहीं, मैं एक्चुअली रोज ऐसे लोगों को फेस करता हूँ जो ओवर थिंकिंग के नाम पे, दूरदृष्टि के नाम पर बहुत ज्यादा सोचते हैं जो नहीं सोचना चाहिए। तो मेरे एक मित्र हैं, वो एक सुबह किसी संत महात्मा का प्रवचन सुनने गए थे और वहां से सुनकर आए कि हाँ भाई, आदमी को दूरदर्शी होना चाहिए, दूर की सोचनी चाहिए। तो सुनकर आ गए। रात को सोए हुए थे पति पत्नी अपने बेडरूम में, तो वो जो व्यक्ति थे, हस्बैंड थे, वो उठ के रोने लगे। पत्नी ने उठकर पूछा, भाई तुम क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहने लगा, मेरे ऊपर से चूहा निकल गया। उसने कहा, तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? कह रही, तुझे क्या पता ये कितनी बड़ी बात है? आज चूहा मेरे ऊपर से गुजरा है, कल बिल्ली गुजर जाएगी, फिर कुत्ता गुजर जाएगा, फिर एक दिन शेर गुजर जाएगा। शेर गुजर गया तो फिर मेरा क्या हाल होगा? आज महात्मा जी की कथा नहीं सुनी थी कि आदमी को दूर की सोच के चलनी चाहिए? तो ये दूरदृष्टि है, जो सीखा हुआ अनुशासन है, जो सुनी हुई बातें हैं, जो आपने अपनी जिंदगी में अपने आप उसको मैनिफेस्ट नहीं किया, विजुलाइज नहीं किया, उसके प्रॉन्स क्रॉन्स नहीं सोचे, सुन के आप बस बैठ गए, तो फिर या तो इसी तरह से आपको रोना पड़ेगा। दूरदृष्टि जो है वो किस मायने में किसी ने कही है और आप उसे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। रिसेप्टिविटी जो है वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी रिसेप्टिविटी पे डिपेंड करता है। हम ये सोच सकते हैं कि दूरदृष्टि से सर का मतलब ये भी हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करो, दूरदृष्टि का सोचो। आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 50 साल बाद आपको क्या रिटर्न आएगा, नॉट दैट कि आज चूहा गुजरा है तो कल शेर गुजरा। किसी भी फील्ड में आप पॉजिटिव दूरदृष्टि रख सकते हैं। करेक्ट, पॉजिटिव सोचें आप। सो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति ओवर प्रेशराइज्ड है, तो आप क्या कुछ सिंपल स्टेप्स बता सकते हैं जिससे उनका दिमाग थोड़ा हल्का हो जाए, जो वो फॉलो करें? तो
देखिए, प्रकृति ने हमारी जिंदगी को बहुत सरल और सहज बनाया है। थोड़ा बहुत अगर गंभीर बनाया है तो अलग बात है, लेकिन हमने इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है। इतनी गंभीरता से जीने की जरूरत होती नहीं। हम भूल गए हैं हंसना, नाचना, गाना हमारी आदतों में ये शामिल ही नहीं रहा। संगीत क्या है भूल गए हैं। कभी आपने चहचहाती चिड़ियों का संगीत सुना हो? पेड़ पौधों के जब पत्ते आपस में बजते हैं तो उनसे जो संगीत निकलता है, कभी आपने उसे देखकर सुनकर प्रकृति को याद किया, उसके क्रिएटर को याद किया? बादलों में गरजती हैं बिजलियां, चमकते हैं तारे, चंद्रमा, उनको कभी हमने नजर भर देखा नहीं, इतने उलझ गए हैं। तो जीवन को हमने खुद ही प्रेशराइज किया हुआ, ओवर प्रेशराइज किया हुआ। और एक और बीमारी जो हमें लग गई है वो है पैरालिसिस। ये वाला पैरालिसिस नहीं जो आप रोज सुनते हैं, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। हम हर चीज का एनालिसिस करने लग गए, कुछ भी। और एनालिसिस करने को हम बहुत अपनी बड़ी बुद्धिमानी और बड़ी समझदारी समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई फूल खिल रहा हो, गुलाब का सुंदर फूल, तो आप उसके सौंदर्य को नहीं देखते। लोग ऐसे हैं कि ना तो उसके सौंदर्य को देखते हैं, ना उसके क्रिएटर को याद करते हैं कि क्या किससे सुंदर फूल हुआ है, बल्कि उसका भी एनालिसिस केमिकल लेवल पर करने लगते हैं। इतना इसमें ऑक्सीजन होगा, इतना वाटर होगा, अगर इसे इतने ऐसे करें, बॉटनिकल लेवल पे। तो ये जो एनालिसिस करने की आदत है, इससे हमें ओवर प्रेशराइज कर दी। तो अपने आप को हल्का करने के लिए, बेहतरीन जीवन जीने के लिए, खुश रहने के लिए हमें अपने को इस पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस की बीमारी से मुक्त करना होगा। और इसके लिए कोई बहुत कुछ विशेष नहीं है। अपने आप को आजाद समझें, प्रिविलेज समझें प्रकृति का कि उसने आपको ये जीवन दिया है। नाचें, गाएं, प्रकृति के इन नज़ारों को देखें और बिना किसी लक्ष्य के आप नाच के देखें। आप अगर किसी बारात में भी जाते हैं तो उन फैमिली के मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को खुश करने के लिए नाचते हैं, वहां भी एक कंसिडरेशन है। आप बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी लक्ष्य के कमरा बंद करके नाचे आधा घंटा, फिर मुझे बताएं कि दिमाग हल्का हुआ कि नहीं हुआ। सर एक बात और, लोग कहते हैं सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बट वो कहीं ना कहीं सेल्फिश होता जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत डीप क्वेश्चन है आपका ये। सेल्फ लव मीन्स अपने साथ जीना, लिव विद योरसेल्फ। हम एक्चुअली भीड़ को फॉलो करते हैं, भीड़ के साथ जीते हैं। हमारे मैक्सिमम डिसीजन जो लाइफ के हैं वो भीड़ को फॉलो करने के चक्कर में होते हैं। वो आपने सुना है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों के चक्कर में हम बहुत कुछ करते हैं, अपने पैशन को भूल जाते हैं। अपने पैशन के साथ हम जिए, अपनी लाइफ की डायरेक्शन हम अपने पैशन के अनुसार अगर हम तय करके जीते हैं, दैट इज सेल्फ लव। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों की इमोशंस का ध्यान न रखें, सामाजिक गरिमा का ध्यान न रखें। दूसरों की इमोशंस को समझ के अगर आप कहते हैं मी फर्स्ट, तो ये सेल्फ लव है। लेकिन अगर आप सिर्फ ओनली मी कहते हैं, then it is problem, then it is selfishness। सर ये कहने में तो आसान लग रहा है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि हम नाच के और गा के अपने दिमाग को हल्का कर सकते हैं, पर ये करना बहुत मुश्किल है। देखिए, जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो मुश्किल है। आपने अगर अपने घर के लॉन में अपनी मर्जी की घास भी उगानी हो ना, डेवलप करनी हो, तो उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। खाद है, पानी है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब आपको अरेंज करने पड़ेंगे। तो अगर जो भी आपने श्रेष्ठ प्राप्त करना चाहते हैं वो मुश्किल होगा और उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। दिमाग को हल्का करना बड़ा काम है, तो इसके लिए आपको प्रयास तो करना ही पड़ेंगे, वरना भारी तो अपने आप हो ही रहा है, चलने दीजिए। सर रिश्तों में दरारें क्यों आती हैं और क्यों होते हैं ब्रेकअप्स? देखिए, आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के कारण रिश्ते टूटते हैं, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है आप एक्सपेक्ट तो वहीं करेंगे ना जहाँ रिश्ते हैं। रिश्ते होते इसलिए एक दूसरे के काम आ पाएंगे, जरूरत के समय काम आना ही तो फ्रेंडशिप कहलाती है। जहाँ रिश्ते हैं वहाँ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किसी राहगीर, चलते राहगीर से तो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। So sir, as you said कि ओवरथिंकिंग एक साइलेंट डिजीज है, तो इसके लिए हम कोई रेमेडी है आपके पास कि ओवरथिंकिंग हम कम कर सकें? ओवरथिंकिंग की रेमेडी के लिए अगर मैं वन वर्ड आंसर दूं, वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन का भी इम्पैक्ट एकदम नहीं पड़ता कि आज आप मेडिटेशन शुरू करेंगे और कल ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी। आप इसे रोज प्रैक्टिस में लाएं। जब रोज आप मेडिटेशन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके माइंड में जो फालतू के थॉट्स क्रिएट होते हैं, ओवरथिंकिंग जो होती है, तो उसके प्रति आप धीरे धीरे अवेयर होंगे और फिर आप इसे के प्रति अवेयर होके आप ओवरथिंकिंग पर ओवरकम कर सकते हैं। सर अगर एक लाइन में आपको बताना हो कि ओवरथिंकिंग के आगे कौन सी जिंदगी है, तो आप क्या बोलेंगे? जिंदगी ही ओवरथिंकिंग के बाद है। थॉट्स के बाद थॉटलेसनेस की जो स्टेज है वही जिंदगी है। अगर आप पूरे धर्म ग्रंथों को निचोड़ें, और इस सदी के महान दार्शनिक और विचारक ओशो हुए हैं, ओशो ने थॉटलेसनेस को जितना पॉपुलर किया है, उनका कहना है कि थॉट्स के बाद जिंदगी शुरू होती है। जब एक स्टेज आ जाती है
बिल्कुल थॉटलेसनेस की। जैसे नींद में भी आदमी को थॉट्स आते हैं, लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से जब वो थॉटलेस हो जाता है तो वही स्वर्ग की एक फीलिंग है, वही उसे आप इनलाइटनमेंट कह सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं। तो जो भी जिंदगी है वो ओवर थिंकिंग के बाद ही है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम किस तरह से थॉटलेस हो जाए। लेकिन थॉटलेस होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे में थिंकिंग की पावर ही ना हो। जिसमें थिंकिंग की पावर नहीं है वो तो मूर्ख है, वो तो सोच ही नहीं सकता। सोचने की क्षमता होने के बाद उस क्षमता से पार हो जाना थॉटलेसनेस कहलाता है। दैट्स ग्रेट। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम थॉटलेस हो जाएंगे तो वही इनलाइटनमेंट है एंड वही ज़िंदगी जीने का एक बेहतर तरीका है। सो आपने मेरे सारे सवालों के बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं एंड मुझे अगेन बहुत सारा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिला है। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो वन थिंग जो मुझे भी करना चाहिए, हर यूथ को करना ही चाहिए, यूथ हो या कोई भी एज हो। मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसिटी है लाइफ। दैट्स अ नेसेसिटी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।